Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में मैं डीलेट फर्स्ट ईयर से F7 सब्जेक्ट कोड अर्थात टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स गणित का शिक्षण शास्त्र पेपर में हम लोग यूनिट 4 में डिस्कशन करेंगे। यूनिट 4 में देखेंगे हम लोग क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, समय का मापन कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मापन के दौरान होने वाली गलतियों को हम लोगों ने चर्चा किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्षेत्रफल की समझ अपने विद्यार्थियों में कैसे की जाए, क्षेत्रफल की अंडरस्टैंडिंग भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से, अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से कैसे किए जाएं, क्या क्या गलतियां बच्चे कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं को आज समझते हैं। हम लोग क्षेत्रफल के यूनिट्स में देखने का प्रयास करते हैं कि कोई एक प्रश्न होता है, बच्चे को किस प्रकार से सोच सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, प्रश्नों को बच्चों में सोचने की क्षमताएं क्या है, उस स्तर से समझने का प्रयास करते हैं एरिया में। मान लेते हैं कक्षा 5 में पढ़ने वाली कोई बच्ची है, उसको गृह कार्य दिया गया, अध्यापक ने उसे मापने से संबंधित कुछ सूत्र लिखवाए थे। मापन के दौरान जो क्षेत्रफल की अंडरस्टैंडिंग उसको बताया था, उसमें अध्यापक ने उसको कुछ सूत्र फार्मूले बताए थे। वह उसी की मदद से अपने सवाल को हल कर रही थी। वह दिए गए आयत का क्षेत्रफल परिमाप सूत्र लगाकर हल कर रही थी। अध्यापक ने उसको परिमाप के लिए सूत्र बताया था, उसी सूत्र से वो परिमाप और क्षेत्रफल निकाल रही थी। लेकिन उसे देखा गया, चेक किया गया तो उसने सवाल को कहीं इस तरह से सॉल्व किया था, जैसे ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, और बच्ची ने उसका जो पेरीमीटर निकाला था, फार्मूला उसको अध्यापक ने बताया था, उसने उस फार्मूले के हिसाब से ऐसे पेरीमीटर निकाल लिया था। देख रहे हैं, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का गुणा कर दिया गया। इसका मतलब कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये है। देख रहे हैं बच्ची ने क्या सॉल्व किया। और इसके क्रमशः विपरीत या आगे बच्ची ने एरिया भी निकाला हुआ है। लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड कर दिया गया। अर्थात कि सवाल को देखकर आपको क्या लगता है कि जो बच्ची ने सवाल सॉल्व कर रहा है वो केवल सूत्रों का इस्तेमाल कर रही है, और वह एक जो उसके पास सूत्र है वह उसको तो सीख ली है, परंतु क्षेत्रफल और एरिया की अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं है। अर्थात क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, उसको इस बात का आभास नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे बच्ची से पूछा कि बच्ची आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, तो बच्ची ने कहा हाँ, लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड करके 2 का गुणा कर देते हैं। नहीं, शायद ऐसा ही कुछ होता होगा, परिमाप भी लंबाई गुणे चौड़ाई होता होगा। या देखिए, अब बच्ची में के अंदर क्षेत्रफल के बारे में क्या समझ है, उसे कैसे प्रकट कर रही है। उन्होंने बताया कि लंबाई और चौड़ाई को ऐड करके 2 का गुणा कर दिया जाए, या लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया जाए, ऐसा ही कुछ क्षेत्रफल होगा, ऐसा ही कुछ होगा शायद। इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि अध्यापक ने कक्षा में उस बच्ची को सूत्रों से अवगत करा दिया था। उसकी कॉपी में अध्यापक ने सूत्र लिखा दिया था। बच्चे को उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं थी। शायद अध्यापक ने बताया सही होगा, लेकिन बच्ची को उसकी समझ नहीं थी। इस बात से यह स्पष्ट होता है क्षेत्रफल और परिमाप का मतलब केवल एक सूत्र था जिसको वह अभी तक याद नहीं कर पाई। बच्ची केवल फार्मूलों को देखती थी, उस फार्मूलेज को अंडरस्टैंडिंग समझती थी। क्षेत्रफल का मतलब ये, पेरीमीटर का मतलब ये, उसके पास उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं थी। अर्थात कक्षा में हम
अक्सर बच्चों को सूत्रों का उपयोग करके माप निकालना बताते हैं। ढेर सारे बच्चों को सूत्रों को याद करवाते हैं, रटाते हैं। इसका इस्तेमाल कर पुस्तक में दिए गए सवाल को हल करवा दिए जाते हैं। इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से बच्चों में सूत्र रट तो लेते हैं, बच्चों को फार्मूला तो याद हो जाता है, पर वह यह नहीं समझ पाते सूत्र का उपयोग कब किया जाए। कई बार वे बच्चे 2-3 सूत्रों में भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने का मतलब कि उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, और बदनिहित का मतलब कि ये लोग उसी में आपस में कंप्लीट हो जाते हैं। कंक्लूजन, कंप्लीट का मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, अस्पष्ट हो जाते हैं, भ्रम की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण वह पूरा सूत्र ही गलत लिख बैठते हैं। इसका कारण यह होता है कि बच्चे मापन के दौरान होने वाली शब्दावलियों में जैसे क्षेत्रफल, परिमाप, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कैपेसिटी आदि जैसे शब्दों का अर्थ या समझ नहीं पाते। इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं उनमें रहती, केवल उनको नाम पता रहता है, कुछ फार्मूले चल जाते हैं। अर्थात सूत्र को रटवाने से पहले, बच्चों को सूत्र को बताने से पहले हम बच्चों को इन शब्दों से परिचित कराना जरूरी है कि एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, आयतन कैसे निकालते हैं, उसकी धारिता क्या है। इन सब शब्दों से जब बच्चों को परिचित कराएं, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए जैसे इन सभी को आपस में संबंध एवं अंतर बच्चे स्पष्ट कर सकें, या बच्चों को ऐसे कंसेप्ट दिए जाएं कि इन सब में अंतर और इनमें जो संबंध हो उसको स्पष्ट कर सकें, उसको समझ सकें, इसकी समझ उनमें हो। जैसे कोई भी द्विविमीय आकृति हो, उसका आयत का पेरीमीटर या क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बच्चे कंफ्यूज हो जा रहा है, तो इसका कारण हो सकता है कि उसे क्षेत्रफल या परिमाप का अर्थ नहीं पता हो, या उनमें कुछ बातें समान दिख रही हो जो बच्चे को सूत्रों में नहीं बताया गया। सूत्रों में केवल लंबाई चौड़ाई का प्रयोग करके दिखा दिया गया। इसलिए हमें यह भी कह सकते हैं कि सूत्र में बच्चे उलझ गए हैं, बच्चे केवल सूत्र को ही समझते हैं। इसके लिए क्षेत्रफल के बच्चा को समझाने के लिए हम बच्चे को क्षेत्रफल की समझ कैसे बताएंगे उसको देखते हैं, बताते। इस प्रकार की समस्याएं कक्षा में आ सकती है, आती है। ठीक। मीनिंग ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का अर्थ। क्षेत्रफल किसी आकृति का द्विविमीय फैलाव होता है। द्विविमीय फैलाव का मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई पाई जाएगी, कोई द्विविमीय। किसी, जैसे कभी काल द्विविमीय का मतलब कि लंबाई चौड़ाई न होकर के लंबाई और ऊंचाई हो जाती है। ये जो तीनों विमीय हैं, एल, बी, एच, इसमें से ये नहीं कि लेंथ ब्रेथ ही हो, हाइट ब्रेथ भी हो सकता है, लेंथ हाइट भी हो सकता है, ब्रेथ और हाइट भी लेंथ भी हो सकता है। तीनों में से कोई दो ही बीमा होगी, एक बीमा नहीं होगी। ठीक। चलिए, किसी आकृति या वस्तु के तल जितनी जगह घेरती है उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाती है। इसका मतलब किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी आकृति द्वारा अपने सरफेस तल में जितनी जगह कवर करेगी वह उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे यह आकृति देख रहे हैं, दिया गया कागज घेरती, यह आकृति जितना कागज घेरेगी वह उसका क्षेत्रफल है। किसी वस्तु के कोई तल द्वारा, किसी वस्तु के कोई तल द्वारा, किसी तल द्वारा, किसी वस्तु के किसी या कोई तल द्वारा घेरी गई जगह को जब हम मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं तो हमें सबसे पहले इस बात की आवश्यकता होती है कि उसकी इकाई क्या है, किस यूनिट में हम कर रहे हैं। मात्रा का मतलब अंकों में। जब हम उस किसी भी वस्तु के किसी भी सरफेस पे जब हम उसके घेरी गई जगह को किसी मात्रा के रूप में, मात्रा कहने का मतलब 1, 2, 3 संख्या के रूप में जब प्रोजेक्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उससे व्यक्त करने के लिए हमें उसकी यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। यूनिट का मतलब इकाई।
इकाई कहने का अर्थ हुआ, जैसे लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। ये जो लास्ट में मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसीग्राम इत्यादि जो भी हैं, ये यूनिट्स हैं। अर्थात हमें उसको प्रेजेंट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब हम किसी आकृति या वस्तुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम उसे किसी इकाई में नापते हैं। वह इकाई मानक इकाई या गैर मानक इकाई कोई भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई मानक इकाई ही हो, अमानक इकाई भी हो सकती है। गैर मानक इकाइयों का भी उपयोग करके हम क्षेत्रफल माप सकते हैं। यदि हमें केवल किन्हीं दो वस्तुओं के क्षेत्रफल की तुलना करनी हो तो हम गैर मानक इकाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे दोनों वस्तुओं को क्षेत्रफल को डाक टिकट या माचिस की खाली डिब्बे को ढक कर देखने से पता लग जाएगा कौन सा क्षेत्रफल बड़ा है, कौन सा क्षेत्रफल छोटा है। हाँ, हम जिसे गैर मानक इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं, माचिस के डिब्बे, जैसे इतनी बड़ी एरिया है, हमें पास 2 एरिया मिला, दोनों एरिया को हमें बताना है कौन सा एरिया बड़ा है, कौन सा एरिया छोटा है, और हम उसके लिए गैर मानक इकाई का उपयोग कर रहे हैं। गैर मानक इकाई में चाहे डाक का टिकट ले लेते हैं या हम माचिस की खाली डिब्बी ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे माचिस की खाली डिब्बी ले लिए हैं। हमने माचिस की खाली डिब्बी से एक डिब्बी ऐसे पुटअप किया, फिर मार्क लगाया, फिर दूसरी डिब्बी के लिए, फिर तीसरी डिब्बी के लिए, ऐसे के लिए ऐसे हमने मेजर कर लिया। मान लिया इतने कवर में 10 माचिस डिब्बी की आवश्यकता पड़ी, मान लिया। और हमने इसको भी इसी प्रकार से मान लेते हैं, इसको कवर करने के लिए हमारे पास 8 माचिस की डिब्बी की आवश्यकता पड़ी। अब हम बता सकते हैं कि ये एरिया बड़ा है, ये एरिया छोटा है। कितना छोटा है? 2 माचिस की डिब्बी के बराबर। माचिस डिब्बी गैर मानक इकाई है। माचिस की डिब्बी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, स्थान चेंज करने पे, प्लेस चेंज करने पे, कुछ भी हो। इसका मतलब उसको सर्वमान्य नहीं है। डाक टिकट भी है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कैसा टिकट है, कैन शो ऑन। समझ में आया? इस प्रकार से तुलना करके हम एरिया के बारे में समझ बढ़ा सकते हैं। ठीक। यदि यह कहा जाए कि किसी दूर बैठे व्यक्ति को किसी जगह के क्षेत्रफल के बारे में बताना हो तो हम क्षेत्रफल मापने के लिए सर्वमान्य इकाई, अर्थात जो सबके लिए सही हो, ऐसी इकाई की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हमने जो कर लिया, बता दिया तुलना करके। लेकिन जब किसी दूर बैठे व्यक्ति के पास हमें क्षेत्रफल बताना हो तो क्षेत्रफल मापने के लिए हमें ऐसी इकाई की आवश्यकता पड़ेगी जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य होने का मतलब सब जगह सही हो। तो इसकी आवश्यकता जब हमें पड़ेगी तो हमें क्षेत्रफल मापने के लिए एक ऐसी मान्य इकाई चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में मान्य हो। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग मीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार के हम मानक इकाइयों का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है। इसमें किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर बदल गया, लेकिन कॉमन क्या है? 1 वर्ग, 1 वर्ग, 1 वर्ग। यही 1 वर्ग अर्थात यूनिट का वर्ग, जो भी यूनिट आएगा उसका वर्ग, यूनिट का स्क्वायर। अर्थात हम जब किसी भी क्षेत्रफल की मानक इकाइयों के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो मानक इकाई की जो हमको आवश्यकता पड़ेगी, सर्वमान्य मानक इकाई, उसको हम प्रेजेंट करेंगे यूनिट स्क्वायर, इकाई वर्ग, एक इकाई वर्ग। जो भी इकाई होगी मानक इकाई, उसको हम पावर 2 के रूप में प्रेजेंट करेंगे या वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो हमारा एक क्षेत्रफल के इकाइयों की समझ हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि बच्चे लंबाई मापने के लिए इकाई सेंटीमीटर से परिचित हैं तो उन्हें वर्ग सेंटीमीटर का इस्तेमाल करने की दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे सेंटीमीटर से परिचित हैं तो उसको वो वर्ग सेंटीमीटर कर देंगे। किलोमीटर में परिचित हैं तो वर्ग किलोमीटर कर लेंगे। अगर बच्चे के पास क्षेत्रफल मापन की गैर मानक इकाइयों को मापने का अनुभव है तो उन्हें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की आकृति
बता करके इकट्ठा करके क्षेत्रफल निकलवा सकते हैं, क्षेत्रफल का कंसेप्ट दे सकते हैं। इस प्रकार से गतिविधियाँ करा करके धीरे धीरे बच्चों की आकृतियों को देखकर अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, इस बात का भी उत्तर देने में समय नहीं लगेगा कि आकृतियों का क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चे में जब अनुमान आकलन की क्षमता विद्यमान विकसित हो जाएंगी तो वो देखकर आकलन लगा लेते हैं, बता लेते हैं नहीं इतना एरिया है, इतनी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो सकता है। यदि बच्चे एक बार इस बात को समझ जाएं कि उन्हें क्षेत्रफल के सूत्र से परिचित करवाना, इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। जब उनको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए, क्षेत्रफल क्या है, कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको समझते हैं, जब ये सब तथ्य बच्चे के कंसेप्ट में आ गया तब उनको हम उसके सूत्रों को समझाते हैं, समझाने का प्रयास करेंगे। अर्थात कक्षा में जाकर के बच्चों को 1 सेंटीमीटर वर्ग आकृतियों का क्षेत्रफल पता लगाने के लिए कह सकते हैं। बच्चों को अनेक प्रकार के क्षेत्रफल निकालने की काफ़ी अन्य आकृतियाँ क्षेत्रफल का अंदाज़ा लगाने के लिए कह सकते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र बताने के लिए कह सकते हैं। आयताकार आकृति दिखाकर उनसे पूछ सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस प्रकार से इन सब कंसेप्टों प्रत्ययों के साथ बच्चों में इसकी समझ विकसित की जा सकती है, बताई जा सकती है। अब जब ये बात आ जाएगी तो अब इसको समझाने के लिए हम बच्चे को डायरेक्ट छोटे छोटे वर्ग के रूप में अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल समझते हैं, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का वर्ग है। लंबाई, इसकी जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। बच्चों को इसको एरिया बताना है तो देखते हैं लेंथ में इस साइड में हम 1 सेंटीमीटर के 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स बना सकते हैं। और ब्रेथ में भी देखते हैं 1 2 3 4 एक सेंटीमीटर के 4 ब्लॉक्स बना सकते हैं। इसका मतलब पूरे कितने ब्लॉक हम लोग बना सकते हैं? 6 एक रो में और इस प्रकार से 4 कॉलम्स हैं तो हमारे पास बन जाएंगे 4 6 या 24 छोटे छोटे ब्रैकेट्स बन जाएंगे। अब इस छोटे छोटे बॉक्स, इसका मतलब ये जो बॉक्स बना सेंटीमीटर में है तो ये जो इसकी एरिया है 64 सेंटीमीटर है। और अब बच्चे को इसकी समझ हम पेरीमीटर के सूत्रों के अनुसार भी दे सकते हैं। जैसे इस आकृति का पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप निकालना हो तो हम इसके लेंथ और ब्रेथ को ऐड करते हैं। जैसे लंबाई और चौड़ाई, 2 बार लंबाई है तो 2 बार लंबाई, 2 बार चौड़ाई। देखिए लेंथ कितना, इसका भी 6 है तो ये भी 6 ही होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इट मीन्स 6 + 4 6 + 4। अब इस सूत्र में आप देखेंगे कि 2 बार 6 आया हुआ है, 2 बार 4 आया हुआ है, कॉमन ले लिया गया 6 + 4। यही फार्मूला डिराइव हो गया। 6 4 जा 10, 6 4 10 और 2 जा 20, अर्थात जो पेरीमीटर आया उसकी यूनिट केवल सेंटीमीटर में होगी, 20 सेंटीमीटर। आइडिया आया? इस प्रकार से हम समझाएंगे पेरीमीटर फार्मूले को। अब उसकी समझ पैदा करने के लिए बच्चे को बताएंगे पेरीमीटर का अंडरस्टैंडिंग केवल उसकी बाउंड्री वाल से है। हम जहाँ की परिमाप स्क्वायर में हम लोग ये पूरा अंदर का बॉक्स देखते थे छोटे छोटे, लेकिन जब परिमाप निकालते हैं तो केवल बाउंड्री वाल कितनी लेंथ लंबी है, कितनी चौड़ी है, इसी को कवर करते हैं, इसी को परिमाप बोलते हैं, इसी को ऐड कर लेते हैं। 6 + 4 10, फिर 6 16 और फिर ये 4 20। आइडिया आया? जब ये समझ बच्चों में हो जाएगी, बच्चों में उसके फार्मूलों की समझ भी इस प्रकार से पेरीमीटर = P = लेंथ 2 × लेंथ × ब्रेथ, इसका समझ दिला करके इसके भिन्न भिन्न उदाहरण एग्जाम्पल गतिविधियों करा करके बच्चों में इसका कंसेप्ट समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। और एरिया के लिए भी वही करना चाहिए। जब इसकी समझ छोटे छोटे कारणों के रूप में हो जाएगी तब उसके लिए बच्चे को, जब इसकी समझ हो जाए कि एरिया क्या है, एरिया
इसके बारे में बच्चे अनुमान लगा सकें, तब इसके फार्मूलों को बताना चाहिए। कितना लेंथ होगा उतना ब्रेथ होगा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उसको हम उसी यूनिट में लगाते हैं। उसी यूनिट के साथ, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ठीक। इसके बाद इस प्रत्यय को बच्चों को समझाना चाहिए। कल इसी कड़ी में हम लोग आयतन, जिसकी समझ की बात हमने देखा। इस प्रकार से ये सब भुजाओं के बारे में पेरीमाप के जो हम लोग फार्मूला का डिस्कशन कर रहे थे, जब ये सब प्रत्यय बच्चों में आ जाए तब पेरीमीटर के फार्मूलों को समझा करके इसके ये फार्मूलों को आना चाहिए। कितने जो आमने सामने की लेंथ सेम है, दोनों लेंथ को हमने ऐड किया, 2 बार लेंथ आया, 2 बार ब्रेथ आया। अब इस प्रकार से दोनों में 2 भुजाएँ आ रही हैं। आमने आयत में, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा सेम होती है। इस प्रकार से हम इसके प्रत्यय को समझा करके फार्मूलों के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। और अन्य आकृतियों को एग्जाम्पल के रूप में हम अन्य आकृतियों में भी बच्चों को परिमाप निकालने के तरीकों को सुलझा सकते हैं। पूछ सकते हैं कि आप इस आकृति का परिमाप निकालिए, इस आकृति का परिमाप क्या होगा। बच्चे वर्क करके आएंगे, समझ के आएंगे, लेंथ को मेजर करके ऐड करके आएंगे। उसके बाद हम इन सब को फार्मूलोज को बेस पे, एरियाज को मेजरमेंट के बेस पे देख करके छोटे छोटे आकृतियों के पेरीमीटर्स को समझाने का प्रयास करेंगे, बताने की बात करेंगे। हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयतन की समझ, आज जो हम लोग अन्य आकृतियों में क्षेत्रफल देखा, कल इसी आकृतियों में हम आयतन को समझेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। आयतन क्या है, इसकी समझ बच्चों में कैसे दिया जाए, इसके प्रत्यय को कैसे समझाया जाए, ठीक। हाँ, आपके लिए सूचना है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू क्लास।